रानी कौशला देवी जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। इसलिए सम्राट ने राज्य में जितने भी अनुभवी वैद्य थे उन सबको बुला लिया था। सबने जब रानी कौशला देवी की औषधियों की जांच पड़ताल की तो पता चला कि जिस औषधि से वो ठीक हो सकती थी उसके बजाय उन्हें बीमार करने वाली औषधियां दी जा रही थी। सच जानकर सम्राट राज्य वैद्य पर बुरी तरह से क्रोधित हो उठते हैं, लेकिन रानी कौशला देवी अपने बचाव में कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्होंने शांत रहना ही बेहतर समझा। तभी सम्राट ने उन वैद्यों से कहा, क्या आप हमें बता सकते हैं कि रानी कौशला देवी को हुआ क्या है और वो कब तक ठीक हो जाएंगी? हमें थोड़ा वक्त दीजिए सम्राट। ये बोलकर सबसे बुजुर्ग और अनुभवी वैद्य रानी कौशला देवी के पास गए और उनकी कलाई पकड़कर समझने की कोशिश करने लगे कि आखिर उन्हें हुआ क्या है। सबकी नजरें उस वैद्य पर थी। कुछ देर तक सभी जांच करने के बाद उस वैद्य ने कहा, सम्राट, रानी कौशला देवी जो औषधि ले रही थी उसी की वजह से इनका ज्वर बढ़ा हुआ है। बाकी इन्हें कोई भी गंभीर परेशानी नहीं है। हमारी एक जड़ी बूटी से इनका ज्वर कल सुबह तक कम हो जाएगा, लेकिन कुछ दिनों तक इन्हें थोड़ी कमजोरी रहेगी। कल सुबह तक इनका ख्याल रखिएगा, बस। उस वैद्य ने सम्राट को खुश कर दिया था। सम्राट ने उसे कहा, आपको जो भी चाहिए आपको यहीं मिल जाएगा, लेकिन जब तक रानी कौशला देवी ठीक नहीं हो जाती आप सब यहीं रहेंगे। इसके बाद सम्राट रानी कौशला देवी से कहते हैं, चिंता मत कीजिए रानी, उस राज्य वैद्य को हम छोड़ेंगे नहीं जिसने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। अभी आप आराम कीजिए, कल सुबह तक आप ठीक हो जाएंगी। सम्राट ये बोलकर वहां से चले गए, लेकिन उनके जाने के बाद रानी कौशला देवी का मुंह बन गया और वो बिचकते हुए खुद से कहती हैं, कल सुबह तक आप ठीक हो जाएंगी। सम्राट, आपके लिए ये सब कहना कितना आसान होगा ना, लेकिन हमारे लिए नहीं है। हम आपको साम्रपाली के पास नहीं जाने दे सकते। ऐसा कहते हुए रानी कौशला देवी अंदर ही अंदर बेचैन होने लगी, लेकिन सम्राट उतने ही खुश होकर अपने कक्ष में पहुंच गए थे और अंतनाग को वहां बुलाकर उन्होंने कहा, अंतनाग, हमारे वैशाली जाने की तैयारी करो। कल सुबह ही हम वैशाली के लिए निकलेंगे। ये सुनकर अंतनाग सम्राट को दुविधा भरी नजरों से देखने लगा, ये सोचकर कि अचानक सम्राट को क्या हो गया। अभी तक तो वो वैशाली नहीं जा रहे थे और अब अचानक कल सुबह इन्हें क्यों निकलना है। उसके चेहरे को देख सम्राट समझ गए कि वो क्या सोच रहा है, इसलिए उन्होंने कहा, रानी कौशला देवी अब ठीक है, लेकिन आम्रपाली को हमारी आवश्यकता है। जब से हमें पता चला है कि वो मुसीबत में है, हम तुम्हें बता नहीं सकते हमें कैसा लग रहा है। हमें हर पल उनकी चिंता सताती रहती है, उनके साथ कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। सम्राट की बातें सुनकर अंतनाग के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने कहा, ठीक है सम्राट, निकलने की तैयारी करते हैं। इतना कहकर अंतनाग वहां से चला गया। एक तरफ सम्राट बिंबिसार वैशाली जाने के लिए तैयारी करने में लगे हुए थे, तो वहीं दूसरी ओर आम्रपाली सोम, राजकुमारी मुकुंदा और राजकुमार मणिधर के साथ उस जंगल में पहुंच चुकी थी जहां वो दोनों आदमी के होने की संभावना थी। सोम ने रास्ते में ही उस औरत के साथ हुई सारी बातें आम्रपाली और राजकुमार मणिधर को बता दी थी कि उस औरत के अनुसार वो दोनों आदमी इसी जंगल में मिल सकते हैं। उनकी बात सुन आम्रपाली परिस्थिति को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन राजकुमार मणिधर के मन में काफी देर से एक ही बात चल रही थी, इसलिए वो भड़क उठे और कहते हैं, संभावना? उस औरत ने कहा है कि वो आदमी यहाँ पर हो सकते हैं, इसकी संभावना है, लेकिन नहीं भी तो हो सकते हैं ना। सिर्फ एक संभावना के कारण हम लोग अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं। आम्रपाली उनके क्रोध को देखकर कहती है, शांत हो जाइए राजकुमार। लेकिन राजकुमार गुस्से में थे, वो भी किसी की नहीं सुन रहे थे। उन्होंने आगे कहा, नहीं आम्रपाली, ये सब मजाक नहीं है। ये जंगल देख रही हैं आप? कुछ दिखाई नहीं दे रहा आपको? एक पत्ता भी नजर नहीं आ रहा है, बस आंख बंद करके चले जा रहे हैं हम। ऐसे में आपको लगता है कि वो दोनों आदमी हमें मिलेंगे? वो भी निश्चित नहीं है कि वो लोग यहाँ पर मिलेंगे या फिर नहीं। पर इतना तो तय है कि यहाँ एक से एक खूंखार जंगली जानवर अवश्य है। अब यहाँ से वापस लौटे तो कबीले के लोग हमें देखते ही मार डालेंगे। आगे कुआं पीछे खाई, हर बार हमारी किस्मत हमारा साथ नहीं दे सकती। वो तीनों चुपचाप उनका गुस्सा देख रहे थे, उनके पास कोई और विकल्प था ही नहीं। राजकुमार भी अब थक चुके थे। जब से वो लोग महल से निकले थे उन लोगों ने ना तो कुछ खाया था ना पिया था, जिस वजह से राजकुमार और भी चिड़चिड़े होते जा रहे थे। लेकिन कुछ देर बाद राजकुमार मणिधर अपने आप शांत हो गए। तब आम्रपाली सहज होकर कहती है, राजकुमार क्षमा कीजिएगा, आपको हमारी वजह से इतनी परेशानी उठानी पड़ रही है, परंतु हमारे पास इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है। वो दोनों आदमी ही हमारी आखिरी उम्मीद है।
हमें ये जोखिम उठाना ही पड़ेगा। हो सकता है कि वो दोनों आदमी हमें यही मिल जाएं। जब तक आम्रपाली राजकुमार मणिधर को समझा रही थी, तब तक सोम ने 2 सूखी लकड़ियों को घिसकर आग जला दी थी, जिससे वो लोग रोशनी के सहारे उस घने अंधेरे जंगल में आगे बढ़ सकते थे। राजकुमार मणिधर का क्रोध शांत होते ही वो लोग आगे बढ़ गए। वो जंगल काफी डरावना था। वहां जगह जगह जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थी, लेकिन वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। वहां चलने लायक रास्ता भी नहीं था। चारों तरफ कटीली झाड़ियां थी। सोम आगे आगे चल रहा था ताकि वो रास्ता बना सके, और राजकुमार मणिधर पीछे पीछे चल रहे थे ताकि पीछे से वो आम्रपाली और राजकुमारी मुकुंदा की रक्षा कर सके। उन सभी के हाथों में एक एक जलती हुई लकड़ी थी। तभी राजकुमारी मुकुंदा अचानक से चीख पड़ी। उस सुनसान जंगल में राजकुमारी की आवाज गूंजने लगी, मानो हर एक पेड़ उनकी आवाज की नकल कर रहा हो। सब डर गए थे और वो सब जल्दी से राजकुमारी के पास आ गए। राजकुमारी डर से कांप रही थी। आम्रपाली ने पूछा, क्या हुआ राजकुमारी, आप चिल्लाई क्यों? राजकुमारी मुकुंदा ने अपने पैरों की तरफ धीरे से इशारा किया। वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। उनके इशारे पर जब आम्रपाली, सोम और राजकुमार ने नीचे देखा तो वो सब डर गए। वहां एक लंबा विषैला सांप था, जो अचानक पेड़ के तने से फिसलकर राजकुमारी के सामने आ गिरा था। उसे देख सोम तुरंत सामने आया और राजकुमारी को बिल्कुल शांत, बिना हलचल किए खड़े रहने के लिए कहकर एक लकड़ी की मदद से उस सांप को भगाने लगा। राजकुमार मणिधर और आम्रपाली भी घबरा गए थे, लेकिन कुछ ही देर बाद सोम ने उस सांप को डंडे से फंसाकर किनारे फेंक दिया था, और वो लोग खुद को संभालते हुए एक बार फिर सावधानी से आगे बढ़ने लगे। आधी रात हो चुकी थी। वो सब थक कर एक जगह आराम करने के लिए बैठ गए। सोम सबके लिए फल लेने चला गया। तभी राजकुमारी ने आम्रपाली से पूछा, आम्रपाली, यदि वो आदमी यहाँ नहीं मिले तो फिर तुम क्या करोगी? आम्रपाली की थकान उसके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रही थी। उसने कहा, ऐसा मत कहिए राजकुमारी, यदि वो लोग यहाँ नहीं मिले तो उन्हें ढूंढना असंभव हो जाएगा। तभी राजकुमार ने कहा, लेकिन आम्रपाली, आप एक नगर वधू हैं, तो आपके इतने शत्रु क्यों हैं? जब से हम वैशाली आए हैं आप पर सिर्फ संकट ही देख रहे हैं। महल से बाहर तो समझ आता है, लेकिन महल के अंदर आपका शत्रु कौन हो सकता है? भला आपका किसी से क्या बैर? राजकुमार के सवाल पर आम्रपाली ने कहा, ये तो हमें भी नहीं पता कि लोग हमें मारना क्यों चाहते हैं, लेकिन इतना जरूर जानते कि जब आप सबके मन से चलते हैं, उनकी हर बात सिर झुकाकर मानते हैं, तो आपसे अच्छा कोई नहीं। लेकिन जिस दिन आप अपने हक के लिए लड़ना शुरू कर देते हैं, तो आपके शत्रु हर कदम पर खड़े हो जाते हैं। हम एक नगरवधू हैं, या ये कहें कि नगरवधू एक लड़की को वैश्या बनाने का सबसे खूबसूरत रास्ता है। बस हमने इसके खिलाफ आवाज उठाई, तो हो सकता है हमारे शत्रु भी इसी वजह से हो। ये पहली बार था जब राजकुमारी मुकुंदा और राजकुमार मणिधर आम्रपाली के हृदय में क्या चल रहा है सुन रहे थे। उनकी सारी बातें दूर खड़ा सोम भी सुन रहा था। आम्रपाली के लिए उसके मन में अथाह प्रेम था, इसलिए उसने अपने मन से कहा, आम्रपाली जी, हम आपके जीवन से ये सब दुख दर्द दूर कर देना चाहते हैं। आपको इस घृणित दुनिया से दूर ले जाना चाहते हैं, जहां आप और हम सुकून से रह सके। इसके बाद वो फल लेकर उनके पास आ गया। सबने फल खाकर कुछ देर आराम किया, और सुबह के प्रथम पहर में वो लोग उठकर फिर से आगे चल दिए। जंगल में अभी भी अंधेरा था। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें किसी के बात करने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज सुनकर वो चारों चौकन्ने हो गए। राजकुमार ने कहा, वहां कोई है, कहीं वो दोनों तो नहीं? सोम ने सबकी तरफ देखा और सबको शांत रहने के लिए कहा। बिना हलचल किए ही उसने धीरे से कहा, यदि ये लोग वही हैं तो हमें सतर्क होने की आवश्यकता है। इससे पहले वो लोग हमें देख लें, हमें सारी लकड़ियों को बुझाना होगा। तो आम्रपाली ने कहा, तुम सच कह रहे हो सोम? इसके बाद सबने अपनी अपनी जलती हुई लकड़ियों को बुझा दिया, और एक बार फिर चारों तरफ अंधेरा छा गया। राजकुमारी मुकुंदा ने घबराते हुए धीमी आवाज में कहा, हमें कुछ नजर नहीं आ रहा है, हम लोग उनके पास जाएंगे कैसे? तभी सोम ने कहा, हमें जंगल का अनुभव है, आप लोग यहीं रुकिए, हम अभी पता करके आए, क्या ये वही लोग हैं या फिर कोई और? इसके बाद सोम चुपचाप उनकी आवाज का पीछा करते हुए वहां पहुंचा, जहां वो लोग बैठे हुए थे। बाकी तीनों भी धीरे धीरे उसके पीछे चलने की कोशिश कर रहे थे। सोम झाड़ियों के पीछे था। तभी उसने किसी को कहते हुए सुना, हमें लालच में आकर विक्रमदेव की हत्या नहीं करनी चाहिए थी। हमें धन भी नहीं मिला और हम अपने घर वालों से भी हमेशा के लिए दूर हो गए। अब हमें इस तरह से छुप छुप कर जीवन बिताना पड़ेगा। जैसे ही सोम ने ये सुना, उसे पूरा यकीन हो गया कि ये वही लोग हैं जिन्होंने विक्रमदेव को मारा है। उन्हें देख वो अपनी असली आवाज में फुसफुसाते हुए कहता है,
इसका मतलब ये लोग वही हैं, धर्मा और शुचि। तब तक आम्रपाली, राजकुमारी मुकुंदा और राजकुमार मणिधर भी सोम का पीछा करते हुए वहां पहुंच गए। सोम के मुंह से अपना नाम सुन दोनों आदमी चौंकते हुए उसकी तरफ पलटे। उस वक्त झाड़ियों के पास अंधेरा था तो उन्हें सिर्फ वहां पर उन सबकी परछाई नजर आ रही थी। उन चारों को देख वो दोनों आदमी घबरा गए और तुरंत वहां से उठकर भागने लगे। तब तक सोम ने इशारे से तीनों को बता दिया था कि ये दोनों वही हैं। उन्हें भागता हुआ देखकर आम्रपाली ने कहा, पकड़ो उन्हें, वो भाग रहे हैं। इसके बाद चारों उनके पीछे भागने लगे, लेकिन उन सबकी रफ्तार से उन आदमियों की रफ्तार कहीं ज्यादा थी, क्योंकि बचपन से ही वो कबीले और जंगल में रहे हैं। सोम उन्हें पकड़ सकता था, लेकिन वो स्त्री के वेश में था, इसलिए उस रफ्तार से दौड़ नहीं पा रहा था। यहाँ राजकुमार मणिधर तीनों में से सबसे आगे दौड़ रहे थे। पूरे जंगल में उनके भागने से हलचल मची हुई थी। धीरे धीरे रोशनी बढ़ती जा रही थी, लेकिन वो दोनों आदमी उन लोगों के हाथ नहीं लगे थे। चारों उनका पीछा करते करते अब थक चुके थे, लेकिन फिर भी वो लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कुछ समय बाद वो दोनों आदमी दिखाई देना बंद हो गए। ये देखकर राजकुमार मणिधर की रफ्तार कम होने लगी। वो चारों तरफ देख रहे थे कि आखिर अचानक से वो दोनों आदमी किस तरफ जा सकते हैं। तभी उनका पैर किसी चीज से टकराया और वो गिर पड़े। राजकुमार मणिधर को ऐसे गिरते देख तीनों वहां पहुंच गए। जब उन तीनों की नजर जमीन पर गिरे हुए राजकुमार पर पड़ी तो तीनों की आंखें फटी की फटी रह गई। इससे पहले वो कुछ बोलते राजकुमार मणिधर ने कहा, क्षमा करना आम्रपाली, वो दोनों हमारे हाथ से निकल गए। आम्रपाली और सोम अभी भी हैरानी से नीचे देख रहे थे। तभी राजकुमारी मुकुंदा मणिधर से कहती है, भाई ये दोनों तो यही हैं। जैसे ही राजकुमारी ने कहा, मणिधर की नजर अपने पैरों के पास गई। वहां वो दोनों आदमी बेहोश पड़े थे। उन्हें देख आम्रपाली ने कहा, इन्हें क्या हुआ? तभी सोम झट से उनके पास आया। दोनों आदमियों के चेहरे नीले पड़ चुके थे। सोम ने उनकी गर्दन पर हाथ रखकर जांच करते हुए कहा, लगता है इन्हें किसी सांप ने काटा है। ये सुनकर आम्रपाली बेचैन होते हुए कहती है, ये क्या कह रही हो? यदि ये मर गए तो फिर हमें कोई नहीं बचा सकता। लेकिन सोम ने कहा, नहीं आम्रपाली जी, जिस सांप ने इन्हें काटा है उसके विष की वजह से ये सब बेहोश हुए हैं। कुछ ही घंटों में इन्हें होश आ जाएगा। इससे पहले हमें इन्हें वैशाली लेकर जाना होगा। ये बोलकर वो लोग तुरंत उन दोनों को उठाकर वहां से ले जाने लगे। पीछे झाड़ियों से दो नीली आंखें उनकी तरफ देख रही थी। वो विशाखा थी, जिसने आम्रपाली की सहायता के लिए उन दोनों को बेहोश कर दिया था। सुबह होते ही जहां आम्रपाली अपनी मंजिल तक पहुंचने वाली थी, वहीं मगध में सम्राट बिंबिसार सुबह होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उनके लिए ये रात कई वर्षों के बराबर थी। वो सूरज की पहली किरण पड़ते ही रानी कौशला देवी के कक्ष में चले गए। रानी कौशला देवी आराम कर रही थी। सम्राट चुपचाप उनके पास आए और उनके सिर पर हाथ रखकर उनका ताप देखने लगे, लेकिन उनके स्पर्श से ही रानी की नींद खुल गई। सम्राट को इतनी सुबह अपने कक्ष में देख वो चौंक कर उठ गई और कहती हैं, सम्राट आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सम्राट मुस्कुराते हुए उनके बगल में बैठे और कहते हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा है अभी? उनके सवाल पर रानी कौशला देवी सोच में पड़ गई कि वो उनका क्या जवाब दे। तभी वो बुजुर्ग वैद्य कुछ दासियों के साथ उनके कक्ष में आए और कहते हैं, सम्राट, जैसे कि हमने कहा था, अब रानी कौशला देवी का ज्वर पूरी तरह से ठीक हो चुका है। उन्हें अभी कुछ दिन अंदरूनी कमजोरी महसूस होगी, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है। उस वैद्य की बात सुनकर सम्राट ने खुश होकर रानी की तरफ देखा। उन्होंने मन ही मन सोचा कि यदि रानी कौशला देवी स्वस्थ हैं तो वो वचन से मुक्त हो जाएंगे और अब वो निश्चिंत होकर वैशाली जा पाएंगे। क्या रानी कौशला देवी के वचन से सम्राट मुक्त हो पाएंगे? क्या आम्रपाली वक्त रहते सभा में प्रमाण प्रस्तुत कर पाएगी? क्या होगा जब सम्राट वैशाली पहुंचेंगे? जानने के लिए सुनते रहिए